Hello dear students, today I am going to discuss mole concept topic of first chapter basics of chemistry. Dear students, this is the most important topic of physical chemistry. बहुत सारे चैप्टर्स में हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है, आइए देखते हैं। कोई भी एटम, किसी एलिमेंट का जो एटम होता है वो हमारे पास कार्बन के आइसोटोप C12, कार्बन के एक्चुअली 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है हमारे पास। तो हम स्टैंडर्ड जो आइसोटोप है कार्बन 12 लेते हैं और इस कार्बन 12 के एटम से किसी भी दूसरे एलिमेंट का एटम कितने गुना हैवियर है, भारी है, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक मास। तो एक रिलेटिव टर्म है हमारे पास कि हमारे कार्बन के आइसोटोप C12 से किसी दूसरे एलिमेंट का एटम कितने गुना हैवियर है। इसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली एटम का जो मास होता है, अगर हम सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU की फुल फॉर्म होती है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारे पास और 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। ये जो Na होता है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो, और ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/Na, जिसकी वैल्यू आती है अपने पास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो बच्चों जो बात मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सिंगल एटम का मास रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU के अंदर अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी हम एक मोल एटम का मास रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको अपन ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन्स Na एटम। हमारे पास 12 ग्राम लिया गया है, किसका लिया गया है, कार्बन के आइसोटोप का। कार्बन का आइसोटोप कौन सा, C12। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 12 ग्राम के अंदर वो कितने होंगे, Na। और ये Na हमें पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू हमारी होती है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन Na एटम। जो भी एटॉमिक मास ग्राम के अंदर होता है उसमें Na एटम्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास अगर अपन ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो आइसोटोप की फॉर्म में पाए जाते हैं, आइसोटोप्स, ये आप समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप A एंड B आइसोटोप है, उन दोनों की अबेंडेंस मतलब वो कितने परसेंट नेचर के अंदर पाया जाता है। तो पहला जो A है हमारे पास, मान लीजिए A आइसोटोप है, उसकी अबेंडेंस X% है, तो बाकी जो दूसरा बचेगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, 100 - X, क्योंकि वो एलिमेंट टोटल कितना है, 100% है। अब उस 100 के अंदर दो टाइप है, एक A है एक B है। A आइसोटोप की अबेंडेंस है X%, B की है 100 - X। तो
अगर अपन को एवरेज एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। एटॉमिक मास ऑफ ए का एटॉमिक मास लेंगे मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस ऑफ ए की कितनी अबंडेंस है, मतलब ए कितने परसेंट पाया जाता है नेचर के अंदर, डिवाइड बाय 100। प्लस में आप लेंगे जो दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ बी का एटॉमिक मास इनटू में अबंडेंस ऑफ बी की अबंडेंस कितनी है, और डिवाइडेड बाय 100। इसको भी अपन 100 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों से हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। बोल रहा है कि क्लोरीन है जिसके 2 आइसोटोप है और दोनों आइसोटोप के मास आपको दिए गए 34.97 एंड 36.97, और इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस आपको दी गई है 75.5%, 24.5%। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कैलकुलेट करना है। आप इस क्वेश्चन को एक दोबारा से रीड आउट करें। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे बच्चों, सॉल्यूशन हमारा नहीं आएगा। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। पहले आइसोटोप की परसेंटेज जो एटॉमिक मास है वो 34.9 है, दूसरे का 36.97 है। पहले की अबंडेंस 75.5% है। बी जो क्लोरीन का सेकंड आइसोटोप है उसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है 24.5%। अब इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। देखिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला अपन पुट करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ ए, पहले का एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस इनटू में, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से कर दिया अपन ने। प्लस में लेंगे एटॉमिक मास ऑफ बी, दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास, उसकी अबंडेंस और डिवाइड बाय 100। तो इस वैल्यू को अपन ने पुट किया 34.97 मल्टीप्लाइड बाय उसकी अबंडेंस 75.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 36.97 इंटू में 24.5 डिवाइड बाय 100। तो इससे जो अपने पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज़ 35.46, दैट इज़ नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आता है। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर या कभी भी वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी तो 35.46 मिलेगी, और इसको अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखें 3 के फॉर्म में तो 35.5 हो जाता है, जो अपन क्लोरीन का यूज़ करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको 35.46 भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फॉर्म में आता है दैट इज़ 35.5। तो नेक्स्ट आता है बच्चों ग्राम एटॉमिक मास। जब अपन एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो 12 AMU होता है। 12 AMU का मतलब एक एटम का मास, और अगर हम इसको ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करें तो 12 ग्राम। अब ये एक एटम का मास नहीं होगा बच्चों, अब ये 1 मोल का मास होगा, 1 मोल कार्बन एटम का मास। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, वो कितने गुना हैवियर है, कितने गुना भारी है, किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। कार्बन C12 के 1/12 मास का मतलब एक एटम के मास के कितने गुना ज़्यादा हैवियर है कोई मॉलिक्यूल। जैसे H2SO4 का पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 लिया हमने। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.0 लिखा गया, आप लोग ध्यान से देखें। प्लस में सल्फर का 32.0 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 4 एटम है तो हमने 4 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से 16 से। तो ये हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 98। अब ये 98 आएगा AMU के अंदर, या हम इसको U भी लिख सकते हैं। U का मतलब और AMU का मतलब एक ही होता है बच्चों, U फॉर यूनिफाइड मास, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। अब हम ग्राम मोलिकुलर मास की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्राम मोलिकुलर मास की, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, दैट इज़ नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास।
अभी H2SO4 का अगर अपन ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम आएगा। यहाँ पे हमारा 98 यू आया था या AMU। अभी हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो गया H2SO4 के। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं? आयोनिक कंपाउंड के केस में, जैसे सपोज अपने पास है NaCl, MgCl2, K2SO4, ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के अंदर ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कैटायन एनायन को। जब भी हम इनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके केस में हम फॉर्मूला मास की बात करते हैं बच्चों, कि उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से आयन है। उन आयंस का मास जो होता है दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। अब इक्विवेलेंट मास की बात कर लेते बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का, अलग अलग सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर हमें एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो उसका एटॉमिक मास और उसकी वैलेंसी से अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करना है तो एल्यूमिनियम का होता है 27 एटॉमिक मास, और आप इसको डिवाइड कर देंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर 13, फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड सेल के अंदर 8 और थर्ड सेल के अंदर 3। तो ये इसकी वैलेंसी 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या जाता है मेरे पास 9। दूसरा आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। आयन के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला मास ऑफ आयन, उस आयन का फॉर्मूला मास और उस आयन पे क्या चार्ज है। हम एक एक क्वेश्चंस भी लेंगे, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ये हमारे पास कार्बोनेट आयन है तो हमने कार्बन का लिया 12, ऑक्सीजन 3 थे तो ऑक्सीजन का 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करके हमारे पास आ गया 48, और 2 से हमने डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। तो हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा इस आयन का दैट इज 30। नेक्स्ट आता है बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। अब एसिड का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक चीज़ ध्यान रखें, एसिड की क्या होती है बेटा, एसिड की होती है बेसिसिटी। अब ये एसिड की बेसिसिटी होती क्या है, अपन को कैसे पता लगेगी कि बेसिसिटी इस एसिड की कितनी है, कि वो कितने H पॉजिटिव रिलीज़ करता है। जैसे HCl है, HCl को अगर अपन वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो 1 H पॉजिटिव देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1। H2SO4 को कर रहे हैं तो 2 दे रहा है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को 3 रिलीज़ कर रहा है, HNO3 1 कर रहा है, एसिटिक एसिड 1 कर रहा है बच्चों, और कार्बोनिक एसिड 2 रिलीज़ कर रहा है। तो जो यहाँ पे एसिड का मॉलिक्यूलर मास आए तो आप उसको बेसिसिटी से डिवाइड कर देना। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को, एसिड के मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, वो कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास एसिड का। जैसे मैं एक कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आपके पास है सपोज H2SO4, इसको हमने एक्वस में वाटर के अंदर डाल दिया तो ये देगा हमारे पास बच्चों 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब मैं इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कितने H पॉजिटिव इसने रिलीज़ किए, 2 किए तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता दूँ, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो उनका 2 होगा, एक इसमें सल्फ़र है जिसका 32 होगा, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इनका हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 64। अब इन सारों को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 98। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आया बेटा 98, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2 से तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट मास आया 49। अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। अब बच्चों बेस जो होता है, बेस की होती है हमारे पास एसिडिटी, कि वो कितने OH नेगेटिव रिलीज करेगा। देख लेते हैं NaOH है, NaOH ने कितने OH रिलीज किए, 1। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने कितना किया, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कितना किया, 2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने किया 3। तो जितने OH नेगेटिव दे रहा है दैट इज इक्वल टू देयर एसिडिटी। तो बेस के केस में अपन एसिडिटी लेंगे तो यहाँ पे जैसे बेस का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको उसकी एसिडिटी से अपन डिवाइड कर देंगे।
अब कुछ एग्जांपल मैंने H2SO4 का दिया है। H2SO4 का 98 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का भी 98 आता है, लेकिन ये 3H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड का मोलिकुलर मास 72 आता है, 2H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एक बेस ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसका 78 आता है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 OH रिलीज करेगा। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल की बात करते हैं। व्हाट इज़ मोल? मोल जो होता है बच्चों, बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट है। 1 मोल इज दैट सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल, उतने ही पार्टिकल होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन के C12 आइसोटोप के अंदर होते हैं। ध्यान से सुने, 1 मोल के अंदर उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने की पार्टिकल कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है किसी भी गैस का वो होता है हमारे पास 22.4 लीटर। कौन सी कंडीशन पर? STP कंडीशन पर। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बच्चों। तो ये हम मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीज़ें। इससे पहले अब 9th क्लास का जो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट की कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है, आप वो सब चीज़ें पढ़ें और इस वीडियो लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स देखें। थैंक यू।